पिछली क्लास में आपने डेवलपमेंट पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होता है, या उनके लिए विकास के जो लक्ष्य हैं या गोल्स हैं डेवलपमेंट के, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। आपको एग्जांपल्स दिए गए थे, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के क्या गोल्स हो सकते हैं, पंजाब के समृद्ध किसान का, शहर के अमीर परिवार की लड़की का, ऐसे उदाहरण दे के आपको समझाया गया था। और अंततः यह निष्कर्ष निकला था कि राष्ट्रीय मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें सभी का एक लक्ष्य कॉमन था, वो थी इनकम यानी कि आय। और आय के साथ साथ आपको बताया गया था कि कुछ अन्य गोल्स भी, अदर गोल्स होते हैं जो इनकम के साथ महत्व रखते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि कहीं पर आपको सैलरी जॉब दे दी जाए और उसकी सैलरी अधिक कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, काम करने का वातावरण कैसा है, सीखने के क्या अवसर मिलने वाले हैं, रोजगार की क्या गारंटी है। तो कुल मिला के अंततः इस पर आए थे कि राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक प्रकार से किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कहें तो वो क्या है, इनकम थी। हम अब आपको दिखाएंगे नेशनल डेवलपमेंट से। इस क्लास पे आप पढ़ेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट यहाँ भी उसी प्रकार से होगा। यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, क्योंकि लोगों के जब गोल्स या लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास की धारणा भी क्या होगी, भिन्न हो जाएगी। इफ द गोल्स ऑफ द पीपल आर डिफरेंट देन देयर पार्टिसिपेशन अबाउट नेशनल डेवलपमेंट में आल्सो बी डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग्स। यानी कि जब पर्सन या किसी व्यक्ति के लक्ष्य अलग हो जाएंगे तो उसके नज़रिए से राष्ट्रीय विकास देखा जाए तो उसके लिए विकास के जो मानक हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। यानी कि देशों का जो क्राइटेरिया है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे दिया, इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अंडर डेवलप। यानी हम कंट्री को दो भागों में बांटते हैं, डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। तो किस आधार पर हम डिवाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो इससे पहले कि हम एक अन्य विषय पर चर्चा करें, यानी इस टॉपिक पर चर्चा करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक धारणा देखेंगे कि हम कैसे किसी भी विषय के लिए टॉपिक्स चुनते हैं या कैसे हम मानक को तय करते हैं, किस मानक के आधार पर या कहें कि किस आधार पर हम जो है इन का निर्धारण करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपनी क्लास के रूप में लेते हैं, जैसे कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम एक अन्य चर्चा करते हैं वो क्या है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं या हम कैसे कर सकते हैं। यानी अगर किसी कक्षा के छात्रों की तुलना करने को कह दिया जाए तो आप वह तुलना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। तो बिफोर दैट वी डिस्कस अनदर टॉपिक, हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट इन ए सिंगल क्लास। यानी किसी एक सिंगल क्लास के स्टूडेंट्स के जो थिंग्स हैं या जो विचार हैं उनके बारे में विचार करना है। तो हम देखते हैं, अगर किसी एक क्लास की बात करें तो वहाँ कई प्रकार के, कई तरीके से हम उनका विभाजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास में देखें तो पहला हो सकता है हाइट के आधार पर हम बच्चों को चयनित कर सकते हैं, क्योंकि आप सामान्यतः क्लास में देखते हैं कुछ बच्चों की हाइट अधिक होती है, कुछ की हाइट कम होती है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य के आधार पर देख सकते हैं, यानी स्वास्थ्य के आधार पर हम क्लास को वर्गीकरण कर सकते हैं या उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टैलेंट के आधार पर, यानी उस पर कितनी प्रतिभा है, इस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इंटरेस्ट या रुचि के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि कैसे इसका डिवीज़न किया जाएगा या कैसे इसका निर्धारण किया जाएगा। यानी किसी क्लास की बात करें तो वहाँ पर जो है कई मानक हैं, जैसे हाइट है, हेल्थ है, टैलेंट है, इंटरेस्ट है। इन किस आधार पर हम क्लास को वर्गीकृत करेंगे,
किस आधार पर कैसे बांटेंगे, इसके बारे में जानना है। तो हो सकता है, अब इनके बारे में अगर देखें, अगर हो सकता है हम देखें कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी चुने तो पढ़ाकू, जैसे दिया है हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाकू ना हो, यानी मे नॉट बी द मोस्ट हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट, यानी मे नॉट बी मोस्ट हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट, यानी जो बहुत अच्छा स्वस्थ स्टूडेंट है, हो सकता है वो पढ़ाकू ना हो या पढ़ने में तेज ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी मित्रता व्यवहार ना रखता हो, यानी जो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है क्लास का, वो क्या करता हो, डज नॉट हैव फ्रेंडली बिहेवियर, यानी लोगों के यानी कि अपने विद्यार्थियों के मध्य दोस्तीपूर्ण या फ्रेंडली बिहेवियर न रख पाता हो। इसी प्रकार से अगर हम किसी के टैलेंट की बात करें, टैलेंट्स की बात करें, तो टैलेंट्स देखें कि उसका टैलेंट्स क्या है, तो उसके इंटरेस्ट की, मान लीजिए उसका टैलेंट्स बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जिस कार्य के लिए हम चयन कर रहे हैं उस पर उसका इंटरेस्ट ना हो, तो इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही आगे देखते हैं, किंतु विद्यार्थी का मापदंड उद्देश्य पर निर्भर करता है, यानी बट द क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसे हम कैसे चयनित करें, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा उद्देश्य है, उसके आधार पर इनको हम इन मानक को ले सकते हैं। जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर खेल कूद की हमें टीम बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्पोर्ट टीम बनाएंगे, तो हम चयन करते समय सबसे हेल्थ को प्राथमिकता देंगे, यानी जो सबसे स्वस्थ स्टूडेंट है उसको प्राथमिकता देंगे। अगर हम डिबेट्स की टीम तैयार करते हैं, वाद विवाद की टीम तैयार करते हैं, तो डिबेट्स के समय हम सबसे टैलेंट्स को प्राथमिकता देंगे या टैलेंट को प्राथमिकता प्रदान करेंगे। और थर्ड, अगर हम संगीत या म्यूजिक टीम तैयार करना चाहते हैं तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को चयन करेंगे जिनका इंटरेस्ट जो है म्यूजिक पे हो या संगीत पर जिनका इंटरेस्ट होगा, उनको हम चयनित करेंगे। तो यहाँ पर एक ये तर्क निकला कि सबसे मतलब जो मेन चीज है कि सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, यानी हर एक प्रकार के उद्देश्य के लिए क्या होगा, मापदंड अलग हो जाएंगे। देयर विल बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एवरी वन सिलेक्शन, यानी हर प्रकार के सिलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया क्या होंगे, डिफरेंट हो जाते हैं। तो सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को लेकर उनके आधार की तुलना करते हैं। अगर यहीं पर कहा जाए, स्टूडेंट्स की बात करें कि हम क्राइटेरिया क्या करेंगे, तो सामान्यतः है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स का या किसी भी क्लास का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनकी एक या दो विशिष्टताओं को लेकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम क्लास में जो इस समय क्लास का क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंस होता है क्या, टैलेंट्स, यानी वो कितना पढ़ने में अच्छा है, यानी उस कितने मार्क एग्जाम में वो पाता है या कितने मार्क्स वो ग्रेन करता है, यानी पकड़ता है, या कितने मार्क्स ले आता है। और सेकंड, उसका बिहेवियर कैसा है, क्लास रेगुलर आता है, टीचर्स के साथ उसकी क्या रिस्पेक्ट है, इन सब को लेकर हम किसी भी स्टूडेंट का हम लोग क्या करते हैं, मापदंड तैयार करते हैं। तो वही है कि सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर उनके आधार की हम लोग तुलना करते हैं। तो इसी प्रकार अगर फिर से अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, हम टॉपिक था कि हम देश को डेवलप और अंडर डेवलप में कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहीं पर आते हैं कि किसी भी देश को अब डेवलप और अंडर डेवलप डिवाइड करने के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट प्रकार के होंगे, अनेक प्रकार के होंगे, लेकिन उनमें से हमें कुछ खास विशिष्टता को लेकर इसका चयन करना होगा। इसी प्रकार देशों की तुलना करने के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जैसे हमने कहा कुछ विशेषताओं को लेकर इसका चयन करना पड़ता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गई, आय हो गई, यानी इनकम हो गई। जिन देशों की, यानी पहले देख लें, दस देयर इनकम इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर टू कंपेयर कंट्रीज, यानी जो कंपेयर कंट्रीज का कंपेयर करना है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, वो इनकम है। ठीक है ना। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें हम विकसित, और जिन देशों की आय कम है उन्हें अविकसित देश कहते हैं। यानी कंट्रीज हुज इनकम इज हाई आर डेवलप्ड,
एंड कंट्री विच हैव लो इनकम आर कॉल्ड अंडर डेवलप, यानी ऐसे कंट्री जिनकी इनकम हाई है उन्हें डेवलप, और जिनकी इनकम लो है उन्हें अंडर डेवलप कंट्री में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या ये डिवीज़न पर्याप्त है? नहीं, इसमें भी समस्या है। लेकिन दो देशों के बीच तुलना करने के लिए आय उतना उपयुक्त मापदंड नहीं है। देखिए, हर जगह इस चैप्टर में ऐसे ही समझना है। हम इस तथ्य को समझाना चाहते हैं कि मेन मानक क्या है, लेकिन इन देशों की तुलना के लिए सिर्फ आय को लेना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। यानी अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम सिर्फ आय से किसी देश को डेवलप और अंडर डेवलप घोषित नहीं कर सकते। यानी उसका आधार क्या है? औसत आय, यानी कि एवरेज इनकम। देखिए, हाउएवर फॉर कंपैरिजन्स बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल measure because the population of country, ठीक है ना, country varies, therefore it would be opportunities of compare use on because of average income। यानी इसमें आपको जानना है कि जो इसमें कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच यूजफुल, यानी जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, यानी ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो अदर कंट्रीज़ में वेरियस होती है, यानी भिन्नता होती है। जब अलग अलग जनसंख्या पॉपुलेशंस है तो इसके लिए क्या है कि सबसे उपयुक्त आधार क्या है? एवरेज इनकम, यानी सबसे अच्छा आधार एवरेज इनकम होता है। तो एवरेज इनकम हम निकालते कैसे हैं? एवरेज इनकम के लिए चाहिए टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी एवरेज इनकम यानी औसत आय निकालने का तरीका है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यानी किसी भी देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। कुल आय से कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो एवरेज इनकम निकलता है, और इससे हम यानी कि एवरेज इनकम को प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो आपसे चाहे एवरेज इनकम पूछा जाए चाहे पर कैपिटा इनकम पूछी जाए, दोनों को सेम समझना है, यानी औसत आय और प्रति व्यक्ति आय एक ही होता है। तो अब आए फिर से टॉपिक क्या है कि हम डेवलप और अंडर डेवलप कैसे डिसाइड करते हैं। तो एवरेज इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक यह तय करता है या इसका वर्गीकरण करता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा अंडर डेवलप है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस क्राइटेरिया हैज़ बीन यूज्ड टू क्लासिफाई कंट्रीज, यानी एक विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर इसको तय किया जाता है कि कौन सा देश डेवलप है कौन सा अंडर डेवलप है। पहला, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे हम समृद्ध देश यानी डेवलप्ड कंट्री के रूप में जानते हैं। यानी ऐसे देश जहां पर 2017 में जहां प्रति व्यक्ति आय या औसत आय 12,056 डॉलर प्रति वर्ष थी, वो सभी डेवलप्ड कंट्री कहलाती हैं। यानी कंट्रीज विथ ए पर कैपिटा इनकम फॉर US डॉलर 12,056 per year or more in 2017 are described as rich country, यानी कि इन्हें हम रिच कंट्री या डेवलप कंट्री कहते हैं। सेकेंड, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला या अंडर डेवलप कंट्री के रूप में जानते हैं। यानी ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 995 डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं। यानी कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज US डॉलर 995
per year are less described as low income country, यानी जिनकी आय US$ 12,056 से अधिक और US$ 995 से कम है, उनके बात करें तो इससे अधिक के लोग डेवलप और इससे कम के लोग अंडर डेवलप, इसके बीच के जो लोग होंगे वो मिडिल क्लास में, मिडिल या मध्य निम्न, मतलब एक प्रकार से मिडिल इनकम वाली कंट्री कहलाती है। समझ आ गया। जिनका US$ 12,056 से अधिक है वो विकसित राष्ट्र, जिनका US$ 995 से कम है वो अविकसित राष्ट्र यानी अंडर डेवलप हैं। तो भारत कहाँ आएगा? भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। भारत कहाँ है? मिडिल इनकम कंट्रीज की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में US$ 1,820 यानी $1820 प्रति वर्ष थी। इसलिए भारत कहाँ था? मध्य आय या मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत आता है। तो इंडिया कम इन मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट पर कैपिटल इनकम वाज US$ 1,820 पर ईयर इन 2017। तो इस प्रकार से हम अगर यहाँ पर जो सीख पाए वो ये सीख पाए कि किसी भी देश को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड किस आधार पर तय करते हैं, तो उसका सबसे विशिष्ट आधार क्या है? आय है। लेकिन आय पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या डिफरेंट होती है। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर जो इनकम है वो भारत से कम है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन कम होने के कारण वो क्या है? डेवलप कंट्री के अंतर्गत आता है। जबकि भारत की बात करें तो इस समय विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत अंडर डेवलप कंट्री में आता है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन अधिक है। और जब हम टोटल इनकम से टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एवरेज इनकम है वो कम हो जाता है। इसलिए भारत को अंडर डेवलप के अंतर्गत रखा जाता है, या अल्प विकसित यानी मिडिल कर दीजिए, मतलब मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसके आगे का अगले वीडियो